हेलो दोस्तों, महेश ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम एक इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम बात करेंगे कि इकोनॉमी में जब हमारी करेंसी का मैनिपुलेशन होता है या हम करेंसी को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, तो वहाँ पर हमारी वर्ल्ड ट्रेड में क्या माइक्रो इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी कैसे होती है, हम कैसे स्टेबल बना सकते हैं अपनी करेंसी को जब हमारी करेंसी डिप्रिसिएट होती है। तो अभी कंटेक्स्ट में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि हमारी इंडियन जो करेंसी है वो बहुत डिप्रिसिएट हो रही है। देखिए हाईलाइट कि क्या है, इंडियन रुपी है डिप्रिसिएटेड बाय अराउंड 7% अगेंस्ट यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के कंपेयर में हमारी जो इंडियन करेंसी है वो 7% डिक्रीज हो रही है, डिप्रिसिएट हो रही है। डिक्रीज कहना दरअसल फिट नहीं बैठेगा, एक्चुअली डिप्रिसिएट हो रही मीन्स वैल्यू घट रही है। ठीक, सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर इन रिस्पॉन्स टू वेरियस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर। ठीक, वाइडनिंग करंट अकाउंट डिफिसिट, इससे क्या होगा, मान लीजिए कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू घटेगी, करेंसी की वैल्यू घटेगी तो हमारा जो एक्सपोर्ट के लिए पैसा जाएगा, या यूं कहूँ कि इंपोर्ट से जो भी मटेरियल आ रहा है उसके लिए जो हम पैसा देंगे, इंपोर्ट्स करवाएंगे, तो हमारा जो हमारी इंडियन करेंसी है वो बाहर ज़्यादा जाएगी एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर जितनी जानी चाहिए, जिसके कारण हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट और बढ़ जाएगा। मीन्स डिफिसिट हमारा एक तरह से वो बढ़ जाएगा, और सरप्लस जो है वो सरप्लस तो एक्चुअली इंडिया के केस में होता ही नहीं कभी, पर वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये होगा persistent risk of some time as a result of geopolitical tension। अभी geopolitical tension लाइक रसिया जो वहाँ वार छेड़ा है यूक्रेन के साथ, ठीक है, उसके कारण है। स्ट्रेंथनिंग डॉलर इंडेक्स, कंटिन्यूस सेल ऑफ बाय फॉरेन करेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव पुट ऑल प्रेशर इन रुपीज। क्या होता है कि जब बाहर मतलब कि फॉरेन कंट्रीज में कोई टेंशन बढ़ता है या कोई भी क्राइसिस आता है तो उसका अफेक्ट इंडिया की करेंसी पर डेफिनेटली पड़ता है। ठीक है, अभी क्या है कि आईएमएफ बोला है, उसने कोई एक एक्सपेक्ट किया है कि इंडिया की जो करेंसी और वीक होगी, राइट, और ये फाइनेंशियल ईयर 29 तक, मीन्स 2028-29 तक $1 की वैल्यू जो है 94 रुपीज़ के बराबर हो जाएगी। मीन्स इतनी डिप्रिसिएट हो जाएगी, आप उम्मीद करेंगे, सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कितनी डिप्रिसिएट हो रही है इंडिया की करेंसी, राइट। क्यों पढ़ रहे हैं हम, कंटेक्स्ट क्या है, डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, यही हमारा टॉपिक है मेन। ठीक है, करेंसी डिप्रिसिएशन होता क्या एक्चुअली, is a currency depreciation is a fall in the value of currency in a floating exchange rate। मीन्स इंडिया की जो करेंसी की किसी भी करेंसी, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, बट करेंसी वैल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो फ्लोट हो, चेंज हो, या डिप्रिसिएशन के केस में कि रिड्यूस हो। ठीक, रुपी डिप्रिसिएशन मीन्स द रुपी हैज बिकम लेस वैल्यूएबल विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। ठीक, इट मीन्स रुपी इज नाउ वीकर। यही तो हो रहा है कि रुपी डिप्रिसिएट हो रही मीन्स रुपी वीक हो रही है एज कम्पेयर टू डॉलर। ठीक है, जैसे कि आप यूं समझिए एग्जाम्पल के लिए कि एक यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी 70 रुपीज थी, अब क्या हो गई, 1 US डॉलर की 77 के करीब हो, मतलब इक्वल हो गई, अराउंड 80 आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप $1 परचेज करने के लिए 70 रुपीज दे रहे थे, आज के टाइम में या अब क्या करें 77 रुपीज दे रहे हैं वही सेम $1 परचेज करने के लिए। मीन्स इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट हुई है। या इसी को आप दूसरे कंटेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं कि आप गुड्स या सर्विसेज कोई परचेज कर रहे हैं तो पहले आप 70 रुपीज या समथिंग मान लीजिए 500 दे रहे थे, आज अब जब डिप्रिसिएट हो रही तो हो सकता है कि आपको 550 देना पड़े या समथिंग उसी के मतलब मोर देन 500 देना पड़े। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, डिप्रिसिएशन इन इंडियन रुपी डबल एज स्वॉर्ड टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव में भी देखेंगे अपन, नेगेटिव में भी देखेंगे कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, पॉजिटिव में क्या होता है कि बूस्ट इंडिया एक्सपोर्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि जब हमारी करेंसी, इंडिया की करेंसी की वैल्यू जो है डिप्रिसिएट होती है, डिप्रिसिएट होगी तो क्या होगा, हमारा जो इम्पोर्ट्स होगा वो क्या होगा, महंगा होगा, मीन्स कॉस्टली होगा। जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो सस्ता होगा, मीन्स चीपर होगा। ठीक है, अब जब सस्ता हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चीपर होगा, और जो जो भी चीज़ें सस्ती होती हैं या चीप होती हैं
वो उसका जो बिजनेस है या ट्रेड है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब एक्सपोर्ट जब सस्ता हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारा बूस्ट होगा। एक्सपोर्ट बूस्ट होगा या एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है या डोमेस्टिक चीज़ें, वो चीज़ें बढ़ेंगी फॉरेन मार्केट में, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो रिड्यूस होगा, जो कि इंडिया के फेवर में है। ये चीज़ें पॉजिटिव में है, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है नेगेटिव में, देखिए रिस्क ऑफ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है तो जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ें हमें कॉस्टली पड़ेंगी, महंगी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारा जो है इंडिया की करेंसी बाहर ज़्यादा चली जाएगी, करेंसी मतलब इंडिया की रुपीज़ हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हमें महंगी पड़ेंगी, ठीक। डिपेंडेंस ऑन ऑयल इम्पोर्ट्स, क्योंकि हम ऑयल जो है क्रूड ऑयल या फिर एडिबल ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल एडिबल ऑयल दोनों, जो हम ज़्यादातर फॉरेन मार्केट पर डिपेंडेंट हैं, मतलब हम इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर हमारी इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, देखिए इंडिया मीट्स मोर देन 2/3 ऑफ डोमेस्टिक ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू इम्पोर्ट्स। अब जब इम्पोर्ट से हमारा 2/3 डोमेस्टिक ऑयल जो है वो उस पर डिपेंडेंट है, और करेंसी की वैल्यू, हमारे इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट हो रही है, घट रही है, तो वो हमारे लिए महंगा पड़ेगा ना, इसलिए इंडिया के लिए ये करंट अकाउंट डिफिसिट और इंक्रीज कर देगा। पॉजिटिव में ये जो एक्सपोर्ट हमारा बूस्ट हो रहा था उसमें CAD वो डिक्रीज हो रहा था, पर इस केस में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ईडीवाल आल के लिए भी सेम चीज़ है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप इम्पोर्टर्स ऑफ द ईडीवाल आल, ठीक है। यही चीज़ें हैं कि ये भी ऑयल है, ये भी ऑयल, मतलब जो भी हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं जिस पर हमारी कंट्री या हमारी आम पब्लिक बाहर से मंगवाती है, आम पब्लिक डायरेक्टली तो नहीं मंगवाती, पर हमारी कंट्री में मेन जो ट्रेडर्स हैं या फिर गवर्नमेंट कहें तो वो बाहर से मंगवाती हैं, तो वो चीज़ें हमें महंगी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को महंगी पड़ेंगी, दैट मीन्स कि पब्लिक को महंगी पड़ेंगी, ठीक है। कुछ इसके रीज़न हैं जो स्लम, जिसके कारण जो हमारी इंडियन करेंसी है डिक्रीज हो रही है, क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। इसका एक जियो पोलिटिकल रिस्क है जो कि अभी अपन देख ही रहे हैं कि फॉरेन में रसिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है इसके कारण है, ठीक है। विथ क्रूड ऑयल प्राइस शोरिंग ऑन रिकॉर्ड हाई, जब इसकी क्रूड ऑयल की प्राइस हाई रिकॉर्ड पर चल रही है जिसके कारण क्या होगा, इंडिया में वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया 2/3 तो डिपेंडेंट ही है फॉरेन मार्केट्स पर, ठीक है। राइजिंग बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड कैसे बढ़ेगी आप समझ सकते हैं क्या, बॉन्ड प्राइस क्योंकि घट जाएगी ना, बॉन्ड की जो प्राइस है वो घटेगी, कैसे घटेगी, बॉन्ड की प्राइस घटेगी, आप अभी तो इतना समझ लीजिए कि बॉन्ड की प्राइस जो है घट जाएगी, जिसके कारण बॉन्ड की यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये घट जाएगी तो ये बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन कंसर्न, रसिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन कंबाइंड विद रिन्यू कोविड-19 लॉकडाउन, चाइना exacerbated inflationary pressure, मीन्स कि क्या होगा कि अभी एक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब भी तो यही होता है ना, आप जानते हैं कि जब इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में हमारी करेंसी, मतलब कि मार्केट में ज़्यादा करेंसी होती है, इंडियन रुपीज़ होती है, और जब मार्केट में ज़्यादा करेंसी होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब इंडिया की करेंसी की वैल्यू घटेगी, और सेम चीज़ यहाँ पर भी तो हो रही है, बस अभी रिसेंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि इन्फ्लेशन मेन वजह नहीं है, वजह क्या है, फॉरेन में जो है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन मार्केट इंडिया की करेंसी की वैल्यू एज कम्पेयर टू US डॉलर या अदर फॉरेन करेंसी उनके कंपेयर में कम हो रही है, इंडिया की करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है, बट रीज़न तो अल्टीमेटली एक दूसरे से कनेक्टेड ही है ना, क्योंकि अगर इंडिया की करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट होगी दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन भी एक कंसर्न है। अभी आप ये देखेंगे कि फॉरेक्स जो रिजर्व है वो 600 के प्लस चल रहा था, पूरे पूरे मतलब 2020 में पूरे टाइम तक अभी तक 600 के प्लस ही चल रहा था, इनफैक्ट 625 या उससे भी प्लस पहुंच गया था, पर अभी पहली बार इस 2022 में जो है इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लेस देन मतलब 600 के नीचे आ गया है, ठीक है, पहली बार। और क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो क्या होगा, इंडिया की अगर करेंसी की वैल्यू घटेगी, मतलब इंडिया की करेंसी की वैल्यू घट रही मीन्स फॉरेन की करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है,
जब फॉरेन की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टर होंगे वो फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेन में इन्वेस्ट करेंगे मीन्स इंडिया से पुल आउट करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है, अपना फंड जो इंडिया से विड्रॉल करके फॉरेन में उसको इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और जो आने वाले हैं इन्वेस्टर इंडिया में वो भी अभी नहीं आएंगे इस हालात में। ठीक है, इसके इफेक्ट देखते हैं कि जब हमारी करेंसी डिप्रिसिएट होती है तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अपन शुरू में ही बात किए थे कि कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव में देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। मैं बता चुका हूँ अभी आपको पहले कि क्योंकि हमारी इंडिया की करेंसी अभी वीक है तो हमारा इंपोर्ट्स क्या होगा, ये कॉस्टली होगा, और जो एक्सपोर्ट होगा वो चीपर होगा। और जो चीज़ें चीपर होती हैं मार्केट में वो उनका ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यही होगा कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कि मतलब इंडियन जो हमारे इंडियन मतलब कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट जो होगी, करंट अकाउंट CAD जो होगी वो कम होगा। ठीक है, यही आगे बूस्ट द डोमेस्टिक डिमांड। जब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, है ना, तो क्यों, क्योंकि सस्ता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारी डिमांड जो है डोमेस्टिक डिमांड वो भी बूस्ट होगी, क्योंकि सबके हाथों में पैसा है। इन्फ्लेशन का, करेंसी डिप्रिसिएशन का सीधा मतलब कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है मतलब लोगों के हाथों में पैसा है, पैसा है मतलब कि डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ट्रेवल टू इंडिया गेट्स चीपर। ये किसके लिए, ये फॉरेन के लिए। जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आएंगे, क्योंकि इंडिया की करेंसी डिप्रिसिएट है मीन्स फॉरेन की करेंसी अप्रिसिएट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो एज कम्पेयर टू इंडियन करेंसी उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज कि वो अपनी करेंसी लेके आएंगे। तो उनको $1 में जहाँ 70 रुपीज़ मिलने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अब उनको 80 रुपीज़ मिलेंगे। तो क्या होगा, उनके लिए तो सस्ता होगा ना, उनके लिए चीप होगा। मोर रिमिटेंसेस जो फॉरेन से आते हैं, पैसा जो रिमिटेंसेस अदर करेंसी के फॉर्म में आता है, तो क्योंकि उनकी फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, इंडियन करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई है, तो उनके लिए वो सपोज $500 भेज रहे थे तो इंडिया में जो पैसा मिल रहा था इंडियन करेंसी में, अब उसी उतने ही डॉलर में उनकी फैमिली को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, इंसेंटिव टू द इंडियन कंपनी, जो इंडियन कंपनी उनको इंसेंटिव भी मिलेंगे। ठीक है, बेटर यील्ड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। अभी जैसा कि बात कर गया कि क्योंकि बॉन्ड की प्राइस जो है वो घट रही है तो इसकी यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, destination for the medical tourism and other. India does not attract the major, weak currency can make destination attractive for inbound traffic. Medical tourism can get sold in the Alps. ठीक है, मतलब कि जो टूरिज्म के लिए, जैसे कि अभी ये पिछला पॉइंट था कि ट्रेवल टू इंडिया इज चीपर, ट्रेवल टू इंडिया गेट चीपर। ठीक है, तो यही सेम चीज़ें हैं कि इंडिया में जो मेडिकल टूरिज्म है या मेडिकल पर्पज से जो भी आ रहे हैं तो वो भी चीपर होगा, राइट। बूस्ट टू इंडियन कंपनी अब्रोड, बूस्ट टू इंडियन कंपनी अब्रोड कैसे, a number of Indian company now have sizable international presence apart from the direct export. Stronger foreign currency help boost their consolidation. ठीक, क्योंकि फॉरेन करेंसी स्ट्रांग है तो वो बूस्ट करेगी इनके नंबर्स को फॉरेन में। ठीक है, इनडायरेक्ट शेल्टर ऑन अकाउंट्स ऑफ द वीक करेंसी, ये भी होगा। चलिए देखते हैं कि निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में क्या हो सकता है। क्योंकि हमारी करेंसी वीक है इसलिए स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, द फॉलिंग रुपीज इज मोस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड, सर्टेन थिंग्स में बिकम एक्सपेंसिव। क्योंकि कंट्री में हमारी करेंसी क्या है, वीक है, अभी डिप्रिसिएट हो रही है तो चीज़ें हमें महंगी पड़ेंगी। पुश अप इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स, imports payment are made in terms of the dollar, depreciating rupee would push up price of importing goods। कैसे, क्योंकि हमारी करेंसी की डिप्रिसिएट हो रही है फॉरेन के कंपेयर में, फॉरेन की वहाँ की करेंसी जो है वो अप्रिसिएट हो रही, जिसके कारण जब भी हम इंपोर्ट्स करेंगे तो इंपोर्ट्स हमें महंगा पड़ेगा, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, है ना, इंपोर्ट्स तो महंगा पड़ेगा।
ऑयल की प्राइस बढ़ रही है तो भी हमें ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन, अभी जो इन्फ्लेशन है वो भी तो, ये भी निगेटिव, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन अभी आपने, मैं शुरू में जैसे बताया कि आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है कि ये 94 के अराउंड फाइनेंशियल ईयर 29 में $1 इज इक्वल टू 94 या इसके अराउंड हो जाएगी इंडियन की करेंसी। तो और डिप्रिसिएट हो रही है, ये भी एक प्रेशर ही है इंडियन पर। नेगेटिव में और क्या क्या हो सकता है कि स्टूडेंट जो फेस हाइक इन द फीस, जो स्टूडेंट फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, रह रहे हैं, या उनका जो भी टोटल खर्चा आ रहा है वो भी तो महंगा पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया जहाँ आप समझिए कि 70 रुपीज़ यहाँ से भेज रही थी तो वहाँ $1 मिल रहा था। अब इंडिया को सेम $1 वहाँ अपने फैमिली या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ से 70 की वजह 80 रुपीज़ भेजने पड़ेंगे, तो वो भी एक महंगा पड़ेगा। जो वहाँ की फ़ी है वो भी महंगी पड़ेगी, सब कुछ। इस केस में क्या होता है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। कैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, क्यों? क्योंकि इंडिया की करेंसी डिप्रिसिएट हो रही, मीन्स मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा है, और जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है तो आरबीआई क्या करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट बढ़ा देती है। इंटरेस्ट बढ़ा देगी जिसके कारण लोग पैसा बैंकों से कम ले पाएंगे, यही तो आरबीआई का टूल्स होता है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक। सेंडिंग मोर इन टर्म्स ऑफ द रुपी। अभी क्या था कि देखिए, इन टर्म्स ऑफ द रेमिटेंसेस आर मनी दैट पीपल रिसाइडिंग अब्रॉड सेंड टू देयर फैमिली बैक होम इन इंडिया। इट वुड कास्ट मोर एज दे विल एंड अप सेंडिंग मोर इन टर्म्स ऑफ द रुपी। मतलब क्या था, जैसे अभी एक पिछला पॉइंट डिस्कस किया कि सपोज फॉरेन से $1 आता था तो पहले 70 रुपीज़ उनकी फैमिली को मिलता था, जो एनआरआईज हैं, ठीक है, एनआरआईज या फिर पार्ट टाइम के लिए वहाँ रह रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, $1 भेजेंगे तो उनकी फैमिली को सपोज 80 रुपीज़ मिल जाएंगे, मोर देन 70 रुपीज़। तो ये उनकी फैमिली को ज़्यादा पैसे मिल गए, ठीक। तो जब इनको उनकी फैमिली को ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो वो स्पेंड भी तो करेंगे, ठीक है। तो उनकी स्पेंडिंग भी हार एंड अब्रॉड ट्रेवल, उनकी स्पेंडिंग भी ज़्यादा होगी, ठीक। आरबीआई कुछ मेजर्स लेती है ना, कुछ भी होता है, इंडिया की करेंसी डिप्रिसिएट होती है या अप्रिसिएट होती है, तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा होती है या कम होती है तो आरबीआई तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेजर्स तो लेती ही है, ठीक है। क्या मेजर्स ले सकती है, देखिए, अपार्ट फ्रॉम इंटरवेनिंग इन द फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई बहुत कम इंटरफेयर, ज़्यादा नहीं कर सकती, टू अरेस्ट द फॉल इन द रुपीज वैल्यू, आरबीआई अनाउंस टू स्लीव द मेजर ऑफ रिसेंटली टू लिबरलाइज फॉरेन इनफ्लो इनटू द कंट्री एंड मेक देम मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। मेजर कुछ, promoting trade settlement between India and other country, इंडिया और जो अदर कंट्री है उनके बीच कुछ ऐसी सिचुएशन में ट्रेड सेटलमेंट होगा। ऑफरिंग हायर इंटरेस्ट रेट एंड फ्रेश फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक एंड नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, उनको क्या है कि हायर इंटरेस्ट, क्यों आरबीआई ऐसा कर रही है, जस्ट बिकॉज कि फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से पुल आउट कर रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको जो है हायर इंटरेस्ट रेट देगी कि आप हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करो, हम आपको कुछ लिबरलाइज करेंगे, आपसे टैक्सेस कम लेंगे, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। यही तो होगा, तभी तो फॉरेन के कुछ बिजनेसेस आएंगे यहाँ इन्वेस्टर, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ इन्वेस्टेबल यूनिवर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेब्ट, ये भी वाइड होगा, ठीक। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखिए, आरबीआई इंटरवेंशन इन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, रिजर्व बैंक आरबीआई स्टेप टू अरेस्ट लार्ज डिप्रिसिएशन इन द करेंसी, उसको रोकेगी ना, विथ इंटरवेंशन इन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, करेंसी ज़्यादा डिप्रिसिएट होगी तो आरबीआई तो कुछ मेजर लेगी, यही चीज़ें हैं कि आरबीआई उसको रोकेगी कि और डिप्रिसिएट ना हो। कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बोल्ट करेगी, उसको बढ़ावा देगी, ठीक है, अप्रिसिएट करेगी। क्यों? टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर बाय अरेस्टिंग कंटिन्यूस स्लाइड ऑफ एक्सचेंज रेट, जो कंटिन्यूस स्लाइड हो रहा है उसको वो क्या करेगी, रोकेगी, ठीक। गवर्नमेंट कुछ मेजर ले सकती है, गवर्नमेंट इनकरेज द गवर्नमेंट कुड इनकरेज सम ऑफ द लार्ज मार्केट कैप कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक, टू इंक्लूड मेजर ग्लोबल इंडाइसेस सच एज एमसीआई, ठीक है।
मतलब आप क्या है कि इन मेन पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत कुछ लिख पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि अंदर की चीज़ें इतनी नहीं याद रहती, बट ये है कि आप मेन पॉइंट्स को ऐसे याद रखें। गवर्नमेंट कुछ इनकरेज कर सकती है, कुछ मेजर्स ले सकती है, आरबीआई बहुत सारे मेजर्स ले सकती है, ठीक है। इंडिया एंट्री इनटू बॉन्ड इंडाइसेस, गवर्नमेंट कुड में आल्सो एक्सपेडाइट इंडिया एंट्री इनटू बॉन्ड इंडाइसेस सच एज जेपी मॉर्गन, ये कंपनी है, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स एंड बार्कले ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। मिटिगेटिंग मेजर टुवर्ड्स द स्लाइड, ठीक है। कुछ मिटिगेटिंग मेजर हो गए, जैसे कि रुपी एक्सपेक्टेड टू रिमेन अंडर द प्रेशर, मतलब कि रुपी अब और डिप्रिसिएट ना हो बिकॉज ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड हाई कमोडिटी प्राइस एंड राइज, ठीक है। तो इस तरीके से मेन पर्पज अपन समझे क्या, कि करेंसी डिप्रिसिएट हो रही तो उसके कुछ पॉजिटिव होंगे एस्पेक्ट होंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे। उस पर क्या है कि अगर ज़्यादा करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है, अप्रिसिएट भी होती है, तो इन केस की ज़्यादा अगर डिप्रिसिएट होती है तो इंडिया के केस में क्या होता है कि हमारा जो इम्पोर्ट्स होता है वो महंगा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, जो एक्सपोर्ट होता है वो सस्ता हो जाता है, जिसके कारण पॉजिटिव ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा, इम्पोर्ट्स हमारा घट जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट तो जब बढ़ता है तो पॉजिटिव ये होता है कि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट तो डिप्रिसिएट होता है, जो कि गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक, इंडिया के कंटेक्स्ट में। पर जब हमारा जो एक्सपोर्ट घट जाता है, इम्पोर्ट्स हमारा बढ़ जाता है, इम्पोर्ट्स हमारा बढ़ जाएगा मीन्स कि यहाँ पर ज़्यादा हमें अपनी करेंसी देनी पड़ेगी फॉरेन मार्केट्स में, जिसके कारण हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जिसके कारण कुछ मेजर्स ये लेने पड़ेंगे कि आरबीआई कुछ अपने टूल्स को यूज़ करके, मतलब अपनी मार्केट में तो अपनी जो यहाँ लोकल मार्केट है वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है? क्योंकि करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है, करेंसी डिप्रिसिएट हो रही है इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशनरी मार्केट होगा इंडिया में, और इन्फ्लेशनरी मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा, दैट मीन्स कि आरबीआई उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी, रेपो रेट को, है ना। और सेम चीज़ें अगर फॉरेन इन्वेस्टर होंगे उनको क्या करेगी, उनके लिए उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देगी आरबीआई, जस्ट बिकॉज कि वो अपने जो है अपने इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में लाएं, इंडिया में उसको प्रोड्यूस करें, तो इंडिया के पब्लिक को क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इंडिया की पब्लिक को वो चीज़ें फिर सस्ती मिलेगी जो अभी महंगी पड़ रही है इम्पोर्ट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशनरी और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर ये बेस्ड क्वेश्चन था, मेनली डिप्रिसिएट हो रही है इंडिया की करेंसी, उसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। आप मुझसे महेश ट्यूब पर जुड़ सकते हैं, महेश ट्यूब, ये यूट्यूब पर भी चैनल है, और इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर भी चैनल मिल जाएगा जहाँ आपको हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले लेक्चर में कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए।